हाँ। तो नहीं, अभी मैं सारे करूंगा बैठ करके। आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब डाउट्स भी नहीं पूछ रहे हो तो मैं खाली रहूंगा थोड़ी देर के लिए, उस पीरियड में मैं ये करूंगा। काफी सारे करने हैं। सारे करने हैं। मैं वो पिछले वीक के 3 दिन के किए। मैं डालता हूँ बेटा। तो कभी देखती ही नहीं है ना। एक काइनेमेटिक्स का देख के रखी है, उसके बाद कभी देखी ही नहीं है। कौन सा देखा है? हम बताओ। नाम बोल। काइनेमेटिक्स में ही खाली एक नहीं किया हुआ है, क्योंकि सारे लेक्चर काइनेमेटिक्स के रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है। समझा का है, नहीं किया हुआ है। हाँ। ये वो काइनेमेटिक्स में तुमको दिख गया कि नहीं किया हुआ है। जब मन करता है कर देते हैं। हमारी तरफ जब पढ़ने का मन हुआ पढ़ लेते हैं हम लोग। है कि नहीं? हाँ, कल दोनों फिजिक्स रहेगा। ये फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री भी रह लेगा। क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो पूछ लेना। लेके आना। मैं डाल दूंगा।
ये वाली चीज हमने पहले भी करी थी क्या? याद आना। अरे फिर ठीक है। और देखो ये वाला पार्ट किया है तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी भाई डायग्राम बना। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो हो जाएगा इस कंडीशन में, निगेटिव ऑफ द वर्क डन, जो ऊपर में हमने डिस्कस किया, इट इज निगेटिव ऑफ द वर्क डन। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो, और उसके रेस्पेक्ट में इलोंगेशन एक्स पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इट विल बी हायर बाई प्लस एक्स, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, वर्क डन हमारा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर है। इसको एक स्ट्रेच करने में वर्क डन इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज जो होगा दैट इज गोइंग टू बी सर नेगेटिव ऑफ द वर्क व्हिच वी हैव डन, राइट? तो वर्क डन is equal to minus half kx square, potential energy at elongation x minus potential energy। सर हाँ। सर आप स्क्रीन हाँ स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है? हाँ भी हुआ। ओ अभी हाँ। सॉरी। इस चीज को अगले पेज पर लेते जाते हैं। डायग्राम बन गया हम लोग का। नेचुरल लेंथ is equal to negative of the work done. Work done is minus of minus half kx square in delta L is equal to x minus p, delta L is equal to 0 is equal to okay. ये वाला कंडीशन जो होता है हमारा, ये जनरली रेफरेंस पॉइंट रहता है। जीरो एलोंगेशन मतलब nothing has been done to it, it is at its natural state, और इसको हम जनरली जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं। ठीक है, जनरली मानते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है हमारे पास, मतलब अगर ऑप्शन है, कोई नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर भी इसकी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो। जनरली जब एलोंगेशन जीरो रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी टेकन एज जीरो, दैट इज द रेफरेंस सिस्टम। तो ये अगर जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स
elongation x will simply be equal to, बोलिए बेटा। हम्म, क्या बोल रहे हो? क्या एक्सप्लेन करूं? हाँ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट इलोंगेशन एक्स माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ, दो पोटेंशियल एनर्जी के बीच का डिफरेंस, it विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। ठीक है, जो हमने यहाँ पर थोड़ी देर मतलब लास्ट लेक्चर के एंड में स्टैब्लिश किया। नाउ पी डेल्टा एल इज इक्वल टू एक्स, इलोंगेशन जब एक्स है माइनस पोटेंशियल एनर्जी इलोंगेशन इज जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इससे इलोंगेशन एट डेल्टा एक्स जो होता है, इलोंगेशन एट जीरो पर जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी नेचुरल लेंथ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। और ये जनरली रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है फॉर जीरो पोटेंशियल एनर्जी, एंड देयर फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट इलोंगेशन एक्स इज गोइंग टू बी हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ, ठीक है। ये यहाँ पे हमने पहले डिराइव किया था। ठीक है, क्या हो बेटा? तुम ये वाला चीज का ही नोट करो, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है परेशान। ये फाइनल चीज खाली नोट करो, दिस इज फॉर स्प्रिंग। ठीक, अभी स्प्रिंग सिस्टम के अंदर में जनरली हम लोग जब मतलब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में, दो इम्पोर्टेंट चीजें होती है, दो इम्पोर्टेंट फॉर्मेशंस होते हैं स्प्रिंग। एक होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन और दूसरा होता है मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम इलोंगेशन। बात समझ में आ रही है? जब भी कोई प्रोसेस होगा तो स्प्रिंग के दो स्पेशल स्टेट्स रहते हैं। पहला स्टेट जो होता है वो होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, या इक्विलिब्रियम इलोंगेशन, जिसको सिंपली इलोंगेशन बोलते हैं। सिंपली इलोंगेशन का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम इलोंगेशन। इज दैट ओके? इक्विलिब्रियम कब होता है किसी भी चीज का? हाँ, जब फोर्सेस बैलेंस होते हैं, दो अपोजिंग फोर्सेस या मल्टीपल फोर्सेस इन अपोजिंग डायरेक्शंस जब बैलेंस होते हैं, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ठीक है, तो अगर सिर्फ इलोंगेशन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम इलोंगेशन, और इक्विलिब्रियम इलोंगेशन के लिए इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग will be equal to or will be given by force balance equation। ठीक है,
फोर्स बैलेंस इक्वेशन क्या रहेगा? एफ नेट एक्सटर्नल should be equal to kx इक्विलिब्रियम। एक्स इक्विलिब्रियम क्या है? elongation और compression at equilibrium. Is that okay? एक्स एफ नेट के अपोजिट होएगा, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी दोनों का सम जो होगा दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो अगर लेफ्ट लाएंगे तो। चलिए, तो इसको हम यूज करके और अपना कैलकुलेशंस कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो होती है वो होती है मैक्सिमम इलोंगेशन। मैक्सिमम इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट्स अ एनर्जी बैलेंस पोजीशन। ठीक है, जैसे एनर्जी बैलेंस पोजीशन से मतलब क्या होता है? ए- एक स्प्रिंग लेता हूं मैं, ठीक है, स्प्रिंग में एक मास को लगा देता हूँ, नीचे से सपोर्ट कर रहा हूँ, और फिर अचानक से उसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, अचानक से उसको छोड़ूंगा तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होएगी, पोटेंशियल एनर्जी लॉस होने की वजह से। वो जस्ट इलोंगेशन सॉरी जस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जहां पर उसका एम जी के एक्स को बैलेंस करता है वहीं तक वो इलोंगेट होके नहीं रहेगा, उसके नीचे भी आएगा। ठीक है, और जहां पर वो नीचे आएगा, मतलब जिस पोजीशन तक वो नीचे आएगा दैट विल बी द पोजीशन वेयर योर एनर्जी लॉसेस विल गेट बैलेंस्ड। ठीक है, that means whatever energy is being lost in form of potential energy will get conserved in form of kinetic energy, or sorry will get conserved in form of potential energy of the spring प्लस काइनेटिक एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी फिर फर्दर जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होगा हमारा, एमजीएच ड्रॉप होगा। एमजीएस ड्रॉप जो है पहले काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में वो कन्वर्ट होता जाएगा। और फर्दर आखिरी में क्या होगा, एक मतलब लास्ट में क्या होगा कि इंटायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी मेरी दैट विल गेट स्टोर्ड इन स्प्रिंग इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होएगा। नाउ मैक्सिमम इलोंगेशन वाला कंडीशन जो होता है दैट सिम आई मीन दैट इज सिंपली एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से जो हमको आता है, या एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन से जो हमको आता है, दैट इज कॉल्ड दैट इज गोइंग टू गिव मी मैक्सिमम इलोंगेशन। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? इक्विलिब्रियम इलोंगेशन या सिंपल इलोंगेशन जो है वो कहाँ से आता है? हमको फोर्स बैलेंस इक्वेशन से आता है। और मैक्सिमम इलोंगेशन कहाँ से आएगा? इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट?
spring potential energy at maximum elongation will be equal to gravitational potential energy loss plus loss in kinetic energy. और कोई लॉसेस अगर हो रहे हैं सच एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन वगैरह के अगेंस्ट अगर कुछ वर्क हो रहा है तो ये दोनों लॉसेज जो हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें से वो अमाउंट एक्सक्लूड हो जाएगा. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? So it will be minus loss against non-conservative work done. नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन जनरली जो होगा खुद निगेटिव होगा. ठीक है, माइनस कर रहे हैं सो इट विल बिकम पॉजिटिव. ये दोनों नंबर्स निगेटिव निगेटिव रहेंगे. हाँ, ठीक है ना. तो उन निगेटिव नंबर्स में ये प्लस हो जाएगा एंड वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी विच इज उसके साथ इक्वेट हो जाएगा. तो अगली चीज इसके अंदर में अरेंजमेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स. रेसिस्टेंस का जैसे अरेंजमेंट होता है सिस्टम ऑफ स्प्रिंग. एक ब्लॉक ऑफ मास है जो दो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है. इसका K1 है और ये K2 है. ठीक है. हम्म. हम्म. बट इन लोग को ऑसिलेशन नहीं पढ़ा है अभी तक ना, तो ऐसे ही बोल रही है. चलेगा. नहीं. इनमें क्या होना है, ब्लॉक जो है वो दोनों स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है. तो इलोंगेशन जो होगा दोनों स्प्रिंग में वो बराबर बराबर होना चाहिए. ठीक है, नहीं तो मास क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा विच इज नॉट अलाउड. ठीक है. तो जो हम ये वाला स्प्रिंग इस मास पर कितना, अगर हम एक अमाउंट से इलोंगेट करते हैं तो ये वाला स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, पहला वाला. अगर एक से इलोंगेट करते हैं
पहला वाला स्प्रिंग जो है वो कितना फोर्स लगाएगा, K1x, और ये दूसरा वाला K2x। सो पहले वाले का फोर्स जो है, सॉरी, if I call this one as F1, और ये F2 फोर्स लगा रहा है, और इधर हम नेट फोर्स F लगा रहे हैं। तो कैपिटल F शुड बी इक्वल टू F1 प्लस F2, राइट। कैपिटल F, ऑब्वियसली इक्विवेलेंट स्प्रिंग हम ढूंढ रहे हैं जो इन दोनों को रिप्लेस कर सके, सो इट विल बिकम Kx, ठीक है। और F1x will become K1x plus K2x. That implies K should be equal to K1 plus K2. Is that okay? इस तरह के अरेंजमेंट में नेट स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2। बात समझ में आ रही है? दूसरा सिनारियो, स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2 के साथ कनेक्ट होकर के फाइनली इस मास के साथ कनेक्टेड, K1 एंड K2। हाँ, ये दोनों अलग अलग स्प्रिंग है, ठीक है। यहाँ पर मुद्दे की बात क्या है कि अगर मैं F फोर्स लगाता हूँ, तो ये भी F फोर्स से एक्सपीरियंस करेगा और ये भी F फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दोनों F फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और इसकी वजह से इनका एलोंगेशन अलग अलग होगा। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो हम अज्यूम करते हैं पहले वाले का एलोंगेशन कितना है, x1, और इसका x2। व्हाट विल हैपन, F इज इक्वल टू K1x1 is equal to K2x2. Is that okay? F has to be equal to sum K net into X net. X net क्या होगा, x1 plus x2, K net into X net। नहीं बेटा, वो तो स्पेशल कंडीशन में अगर होना होगा तो होगा, हम तो जनरल वाली चीजें निकालेंगे ना। हाँ, क्यों बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट हर स्प्रिंग का सेम क्यों रहेगा? हाँ, हाँ, ये के नेट है, और ये एफ के बराबर रहेगा, और एफ के बराबर ही के1 और, सॉरी, आई मीन फोर्स, जितना हम मास पर फोर्स लगा रहे हो वो पूरा का पूरा फोर्स ये दोनों स्प्रिंग पर ट्रांसफर होगा क्योंकि ये मासलेस है, ठीक है ना। तो एनएलएम वाले इक्वेशंस अगर मैं अप्लाई करूंगा, अगर यहाँ पर एफ फोर्स से इसको मैं खींच रहा हूं तो दूसरा वाला भी ऑटोमेटिकली एफ फोर्स से खींचा जाएगा, ठीक है ना। So this implies k net becomes equal to k1 x1 upon x1 plus x2, which is equal to k2 x2 by x1 plus x2, ठीक है। हाँ, हाँ, अब देखो, यहाँ पर x1 x2 हमको मेजर करने की जरूरत पड़ेगी। इंस्टेड हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये रेशियो एक डेवलप कर सकते हैं क्या, लाइक
K1 K2 is equal to x2 by x1। इक्वेशन 1 से कैन आई गेट दिस थिंग? ठीक है ना? अब रेशियो वाले में हम लोग एक सिचुएशन पढ़े होंगे, कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो क्या होता है? If this ratio is true, then K1 plus K2 upon K2 is equal to x2 plus x1 by x1। This is going to be true। ठीक है? अब ये रेशियो जो है इस रेशियो का इनवर्स है, तो I can again write K net is equal to K1 into K2 upon K1 plus K2। Is that okay? Does it looks good? हाँ, ठीक है। Let me mark it। ये बात समझ में आ गई? कौन सा? ये वाला? कौन ये वाला? ये एक रूल होता है रेशियो प्रोपोर्शन का, कॉम्पोनेंट। दोनों तरफ हम वन ऐड करेंगे, इधर भी प्लस वन इधर भी प्लस वन, तो ये इसका ये हो जाएगा और इसका ये। ठीक है? कौन सा? हाँ, ये वाला नंबर, ये जो ब्लू मार्क किया है, और ये वाला नंबर एक दूसरे का इनवर्स है। दिख रहा है क्या? वेरी गुड। तो इसके बदले में मैं इसका इनवर्स पुट कर सकता हूँ। कैन आई डू दैट? वेरी गुड। तो कर दिया। तो के नेट इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अगर हमारी इच्छा होती है कि नहीं हम इसको नहीं करेंगे सर, आपने ये बोला है, तो मैं तो डेफिनेटली नहीं करता, मैं दूसरे वाले को करता। स्टिल वी आर गोइंग टू गेट द सेम। ठीक है? x2 बाई x1 प्लस x2 अगर हम करते हैं तो भी हमको सेम रेशियो आएगा, सेम नंबर आएगा। ठीक है? अब इस नंबर की एक छोटी सी क्वालिटी है जिसको हमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए, या फॉर्मेट में किसी में मिला के रख देना चाहिए। द फॉर्मेट हैपेंस टू बी 1/k net is equal to 1/k1 plus 1/k2। ठीक है? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? क्या? ठीक है, वेरी गुड। एक पेज और आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सिनारियो है इसमें। फिर दो वॉल्स ले लेते हैं, उसके बीच में एक मास्क को ले लेते हैं।
इधर K1, इधर K2। ठीक है। अब अगर एक अमाउंट से इसको इस तरफ डिस्प्लेस करेंगे, मान लो एक अमाउंट से हमने यहाँ पे इसको डिस्प्लेस, ठीक है, तो इधर वाला पोर्शन इस पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, और दूसरा वाला पोर्शन एक्सपैंड होने की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है। ये कितना फोर्स लगाएगा? K1x F1, और F2 क्या रहेगा? K2x। इज दैट ओके? F नेट क्या रहेगा? F1 plus F2, which is equal to K1x plus K2x is equal to K1 plus K। ठीक है। F नेट में अगेन आई नीड टू हैव K नेट, elongation सेम अमाउंट का चाहिए मुझे, right? That is the first thing we have to keep in mind. So K net will simply be equal to K1 plus K2. N such entities हैं। Is that okay? अब ये सारी चीजें हो गई हमारी। एक सिनेरियो है, इसको आप लोग सॉल्व। हम्म। इन तीनों का सेम है फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। सो व्हाट विल बी द K net फॉर दिस सिस्टम ऑफ?
कर लिया हम लोगों ने। है भी डन। क्या आ रहा है? a√2+1। और ठीक है। गुड। नाइस। तो k net is going to be equal to k into √2+1। ठीक है। कैसे होगा? हम्म, अगर मैं एक्स अमाउंट से, अच्छा एक सेकेंड, ये यही होगा क्या? हो गया। चलो देखते हैं। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है, विल सी। आपने क्या कैसे कंसिडर, कैसे कैसे कंसिडरेशन किए हैं? हाँ वो ठीक है। देखो, अगर इधर से मैं एक्स अमाउंट इसको इस तरफ खींचता हूँ और एक्स अमाउंट इस तरफ खींचता हूँ, इस डायरेक्शन में वो कितना मूव करेगा? मैंने इस ब्लॉक को एक्स अमाउंट इधर खींचा और एक्स अमाउंट इधर, तो इस डायरेक्शन में वो कितना मूव करेगा? चलेगा। इधर इसको एक्स अमाउंट और इधर इसको अगर एक्स अमाउंट हमने मूव कराया तो ये इस डायरेक्शन में कितना मूव करेगा? इट विल मूव बाय √2x। रिजल्टेंट मूवमेंट विल बी √2x। ये बात समझ में आ रही है? नहीं? आप एक्स इस डायरेक्शन में मूव किए और एक्स इस डायरेक्शन में मूव किए, तो इनके रिजल्टेंट के अलोंग कितना मूव करेंगे आप? इट हैज टू बी √2x। एक्स एक्स का स्क्वायर इज √2। ठीक है। सो दिस वन इज गोइंग टू मूव बाय √2x। इसको F3 बोल लेते हैं। F3 will be equal to k into √2x प्लस, इधर फोर्स हमारा कितना लगा? Fx। इधर फोर्स कितना लगा? Fx। सॉरी, kx एंड kx। इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना होगा? √2x, √2kx। तो √2kx और ऐड हो गया। दिस इज माई F1 प्लस F2 का नेट। कौन सा? पहला वाला जो था वो तो, ये ब्लॉक इतना अमाउंट मूव किया, उससे हमको इसका फोर्स आया। ठीक है। इस ब्लॉक पर टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं।
ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 2 √2 kx, ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू k net into elongation. Elongation in this that नहीं x नहीं है, it's √2x. Are we getting this point? Elongation कितना है? √2x. Is that okay? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? तो k net is equal to √2x. Therefore k net is equal to 2k. किसको 90 लेंगे तो सिर्फ ये दोनों 90 वाला लेंगे, नहीं बट फोर्स बैलेंस नहीं रहेगा ना। हाँ, हाँ, तो ओनली एक्स लेंगे तो फिर 2 √2 आ जाएगा, बट ओनली एक्स होगा नहीं, इलोंगेशन जो नेट इलोंगेशन है दैट इज 2 √2, सॉरी √2x। ये वाला इलोंगेशन या इस तरफ जो फोर्स लग रहा है F3 है, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है F1 है, और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो F2। हाँ, अगर हम हिलाएंगे डुलाएंगे इसको तो फोर्स तो लगाएंगे ना। अगर वो सोया हुआ है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बट जैसे ही उसको हिलाएंगे डुलाएंगे उसको हिलाने डुलाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। इज दैट ओके? बोलो बोलो। मतलब नहीं समझा, क्या बोलने की कोशिश है? तो कैसे हिलाएंगे? ट्रम्पोलिन पर कभी कूदी है? उसमें कितने स्प्रिंग लगे होते हैं? कभी नीचे जाकर के देखिए उसको। हाँ, पूरा ट्रम्पोलिन जो होता है वो पूरा का पूरा खाली स्प्रिंग से ही जुड़ा रहता है, सेंटर में एक रहता है, और वो बाहर के सर्कल से थ्रू आउट स्प्रिंग से जुड़ा रहता है। जो जंप करती है तो सारे स्प्रिंग एक साथ नीचे जाते हैं, इलॉन्गेट होते हैं, और फिर वो तुमको वापस भेजते हैं ऊपर की तरफ, तो वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तुझे करना है कि नहीं करना है तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और एनीवे हम इसको धक्का दे करके नीचे नहीं भेज रहे, हम तो इसको प्लेन में ही मूव करा रहे हैं। इज दैट ओके? तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, चलो कुछ कुछ बेसिक आइडिया तो हम लोग को मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट इक्वेशन था तो हम लोगों ने लिखा था लास्ट में, वर्क, एनर्जी, थ्योरम। देखो ये सब सारी चीजें जो है ना, ये खाली बोलने की चीज है, ठीक है, कॉम्प्लिकेट करती है लाइफ में। और इन जनरल आप जैसे पहले सोचा करते थे वैसे सोच करके भी प्रॉब्लम्स में कर सकते हो, कोई इशू, ठीक है। इस फॉर्मेट में करने जाओगे तो भी होगा, कोई इशू नहीं है।
ये उसी का बेसिकली ऐसे समझो टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन होना तो है ही इसमें। दैट relationship was W conservative plus W non-conservative plus W external was equal to change in kinetic energy of the। ठीक है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन। अब देखो, फोर्स या एनर्जी रिलेटेड जो भी लॉज है हमारे, बेसिक लॉज, वो सारे के सारे दे आर नॉट डेराइव्ड लॉज। ठीक है, वो हमारे एक्सपीरियंस से हमने उनको डेवलप किया है। ठीक है, इनके प्रूफ नहीं होते हैं क्योंकि उनका कोई भी काउंटर एग्जाम्पल हमको नहीं मिला है। दे आर अज्यूम टू बी सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट्स। मैथमेटिक्स में दो चीजें होती है, एक थियरम होता है और दूसरा एक्सियम होता है, सुना है कभी? दे आर सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट्स, यू डोंट नीड टू प्रूव देम। जैसे लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। ठीक है, इसको प्रूफ किया है आज तक कभी? नहीं किया है, ये सेल्फ अज्यूम्ड है, ऐसा होता ही है। क्यों? क्योंकि इसका कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं, कुछ नहीं है, या हमने कोई भी ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया जो इस स्टेटमेंट को अपोज कर पाए। जब ऐसा कोई स्टेटमेंट, सॉरी, ऐसा कोई सिस्टम डेवलप कर लेंगे तो ठीक है, वो एक्सियम रहना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? वैसे ही फिजिक्स के अंदर में देयर आर सर्टेन लॉज विच आर डेराइव्ड लॉज, जिनको हमने लॉजिकल स्टेटमेंट्स के थ्रू, बेस्ड ऑन सम बेसिक फॉर्मुलेशन, कुछ बेसिक चीजों को ऑब्जर्व किया हमने, उस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक लॉजिक्स के थ्रू एक फाइनल प्रूव, आई मीन फाइनल स्टेटमेंट पर अराइव किया विच इज कॉल्ड प्रूव्ड स्टेटमेंट। ठीक है, so you started from A, you put your analogy B, C, and D, and you finally arrived at something called E. This E is a proved statement or a proved theorem। ठीक है, और कुछ थियरम होते हैं हमारे जो कि, आई मीन, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे एक्शियम की तरह है। दे आर सेल्फ प्रूव until and unless you counter prove it। इज दैट ओके? सो ये जो वर्क एनर्जी थियरम है, ये एक्चुअली वर्क एनर्जी थियरम नहीं है, ये वर्क एनर्जी एक्सियम। ठीक है, इसको हम प्रूव नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकते। इज दैट ओके? हमने अज्यूम किया है कि ये सही है, और अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस वी विल ट्राई टू सी इफ इट होल्ड्स ट्रू और नॉट। पांच छह सात अलग अलग कंडीशंस में हम देखेंगे कि यस इट इज होल्डिंग ट्रू। इज दैट ओके? तो अगर ये होल्ड ट्रू कर रहा है तो हमारी लाइफ पीसफुल है। ठीक है ना? तो हर सिनारियो में कर ही रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर ये है प्रूफ, प्रूफ नहीं बट सेल्फ अज्यूम्ड राइट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट राइट है ऐसा हम बोल सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी डू विथ इट। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, अब रही बात की, थोड़ा सा ये रहता है कि कैन वी से कि ये, मतलब प्रूव प्रूव करने की किसी किसी बुक में जैसे कुछ दिया रह सकता है हमको, कहीं एक जगह से चालू करते हैं और फिर उसके बाद उसको अल्टर करते हुए इस स्टेटमेंट तक पहुंच जाते हैं हम। तो दैट इज पॉसिबल, बट दैट इज कॉल्ड क्या, बैक, वो ट्रांसवर्सिंग योर पाथ।
Instead of solving it from top to bottom, you are solving it from bottom to top. ठीक है. सो ठीक है, उस तरीके से ये प्रूव हो जाता है या प्रूव होता हुआ दिखेगा. बट एक्चुअली में ये एक एक्सियम जिसका काउंटर एग्जाम्पल हम अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं, और चूंकि काउंटर एग्जाम्पल नहीं डेवलप कर पाए हैं, देयरफॉर इट इज अ सेल्फ अज्यूम और सेल्फ प्रूव्ड ट्रू स्टेटमेंट. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला बेसिक सिनारियो जो होता है वो होता है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, सॉरी, नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन एब्सेंट है और एक्सटर्नल वर्क डन भी जीरो है, यानी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी या नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन भी नहीं है हमारे सिस्टम में. ठीक है. तो वर्क डन कंजर्वेटिव इज गोइंग टू बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अब ये वर्क डन कंजर्वेटिव होगा क्या? वर्क डन कंजर्वेटिव कैन बी ओनली वन थिंग, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अगर कोई और वर्क डन नहीं है तो एक ही वर्क डन हो सकता है, दैट कैन बी थ्रू पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है, ना तो नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन कर रहे हो ना एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हो. तो द ओनली पॉसिबिलिटी विच यू कैन प्ले अराउंड इज पोटेंशियल एनर्जी. इज दैट ओके? हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. इज दैट ओके? वर्क डन, राइट, वर्क डन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. सो सबसे पहला कंडीशन जो इसमें होता है, केस वन. बोलो बेटा. कल सुबह वाला अटेंड की थी ना, तो उसमें आखिरी में ये लिखा था मैंने ना. बीच में सो गई थी? नहीं ना? याद कर रही थी, सो तो नहीं याद है, दिख रही थी. तो ये लिखाया था ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे वाह. समझ मत, बस याद कर ले तो सफिशिएंट है. वर्क कंजर्वेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अरे इसमें समझना है क्या, इसको अप्लाई करना है भाई. ठीक है. हाँ, पता नहीं बेटा कितना बजा. अभी तो 12 ही बजा है ना, 12:30 तक छोड़ दिया जाएगा. क्या हुआ? ठीक है. नहीं नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं हो. वो इस पर, इस स्क्रीन पर फोकस है तो इसी को रिकॉर्ड करेगा, आवाज रिकॉर्ड करेगा बट वो स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं करेगा. ये तो एसी की आवाज है. एफ डब्ल्यू एन सी is equal to 0 and W external is equal to 0, then W conservative is equal to change in kinetic energy. ठीक है, दोनों ही जीरो है. WNC is equal to change in kinetic energy. WC is equal to change in kinetic energy. This further implies WC minus change in potential energy is equal to change in kinetic energy as W conservative is equal to minus delta U.
अरे देखो, यहाँ पर एक्सप्लिसिटली इसको इंटरनल कंजर्वेटिव नहीं लिखा गया है, बट एक चीज ध्यान रखो, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस जब भी रहेंगे ना, वो हमेशा इंटरनल ही रहते हैं। ये मैंने बताया था आप लोगों को उस समय भी। कंजर्वेटिव वो तभी रहेगा जब कंजर्व हम बाहर आ जाएंगे ना, उस सिस्टम से बाहर आ जाएंगे। जैसे हम ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें वो कंजर्वेटिव फोर्स बाहर का होगा, ठीक है, तो फिर उसका वर्क डन जीरो होगा ही नहीं, ठीक है, या उसमें वर्क किया गया वर्क डन जो होगा वो जीरो नहीं होगा। कंजर्वेटिव वो तभी, जब तक वो इंटरनल रहेगा तभी तक वो कंजर्वेटिव फील्ड के फॉर्म में रहेगा। ओके। तो यहाँ पर फर्दर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। दैट इम्प्लाइज, इसको राइट साइड में लेकर के आते हैं और इस के आई को लेफ्ट साइड में लेकर के आते हैं, तो हमारा हो जाएगा के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस के आई, सॉरी, हाँ हाँ, के एफ प्लस यू एफ, ठीक है। सम ऑफ दैट इज इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन रॉ फॉर्म, ठीक है। उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हम लोग पढ़ते रहते हैं, एंड दिस इज द रॉ फॉर्मेट जिसमें ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट, दैट्स इट। तो ये यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम इज स्टेटमेंट ऑफ, जनरल स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जनरल स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ठीक है। एनसी जीरो हो गया। हम्म, मान लो नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन जीरो नहीं है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्सेस अगर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन, दूसरा केस हमारा हो सकता है, देखो, अब इसमें अपने हिसाब से केसेस बनाते जाते हैं और सोचते जाना है, ठीक है। मान लो कंजर्वेटिव वर्क डन नहीं है, ठीक है, कंजर्वेटिव वर्क डन अगर नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन नहीं है,
तो फिर यानी डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज 0। तो नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस वगैरह, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू के फाइनल जो होगा के इनिशियल से कम होगा। ठीक है। और ये लॉस जो होगा दैट विल बी ऑफ नेगेटिव फॉर्म। तो नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन जनरली नेगेटिव फॉर्म का रहेगा, इट विल बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। एक्सटर्नल वर्क डन अगर हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स कोई लगा रहे हैं, कोई चीज चल रही है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम करेगा। डब्ल्यू एक्सटर्नल पॉजिटिव है या निगेटिव है उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेल्टा की क्या होगा। इज दैट ओके? सो इट्स दैट सिंपल थिंग, इट्स नॉट एट ऑल अ बिग थिंग एज सच। लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम। ठीक है। और कुछ और एग्जांपल्स लेंगे हम लोग जिसमें इस स्टेटमेंट्स को टेक्निकली यूज करने की कोशिश करें। अभी के लिए वी आर टेकिंग अप दिस क्वेश्चंस एंड देन वी विल, क्या होगा बेटा, अभी केस टू में डब्ल्यू सी को जीरो कर लो, डब्ल्यू एन सी जीरो नहीं रहेगा तो डब्ल्यू एक्सटर्नल जीरो हो गया तो डब्ल्यू एन सी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फ्रिक्शनल फोर्स लॉसेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, ओनली कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव है, एक्सटर्नल भी नहीं है, तो डब्ल्यू कंजर्वेटिव विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू एन सी। फ्रिक्शनल लॉसेस विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। सो इस तरीके से केसेस बनते जाएंगे, जितने बनाने हैं बनाते रहो और उसके स्टेटमेंट नोट करते रहो। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? सारे स्टेटमेंट लिखने हैं और लिख के कुछ फायदे नहीं, वो पूछा वो थोड़ी जाएगा, पूछा तो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसमें ये चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आ रही है? आपसे स्टेटमेंट कभी थोड़ी पूछा जाएगा, वो तो बचपन में पूछा जाता था। अब तो पूछने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो ये चीजें थोड़ी पूछी जाएंगी। ठीक है। Okay. A force F acting on a particle varies with the position x as shown in the figure. F जो है चेंज हो रहा है. Find the work done by this force in displacing the particle from -2 to 0 and 0 to 2. ठीक है. अब ये फोर्स का इक्वेशन क्या होगा ये हमको बताइए पहले. हम्म. हम्म. ये ग्राफ में फोर्स का इक्वेशन क्या है? टाइम वेरी सॉरी पोजीशन वेरिंग फोर्स है ये. हाँ वो तो ठीक है, बट इक्वेशन ऑफ फोर्स क्या है? वैसे तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लोगे तो ऑब्वियसली निकल ही जाएगा. तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या है? क्या कुछ नहीं. हाँ. नहीं. हाँ फोर्स इंटू डिस्टेंस करेगी बट फोर्स कांस्टेंट नहीं है ना, तो दैट विल फेल. तो अब हमको एरिया अंडर द कर्व पे जाना होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? ठीक है. तो 10 यूनिट हो गया वर्क डन. और इधर कितना होगा? इधर भी 10 होगा. तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? 20. हाँ बेटा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व होता है ना, तो कर्व जो है तुम्हारा फोर्स का कर्व वो ये है. और एरिया अंडर द कर्व जब भी हम बोलते हैं तो एक्स एक्सिस
एंड कर्व के बीच का एरिया लेते हैं बिटवीन द टू लिमिट्स, एक लिमिट और दो लिमिट, पहला लिमिट और दूसरा लिमिट एज गिवन बाय दिस। हाँ, हाँ दोनों 10 10 है। हाँ, हाँ, हाँ इंटीग्रेट भी कर सकती है बेटा। ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए ही तो मैं पूछ रहा था कि फोर्स का इक्वेशन बताओ, तो वो बताया नहीं तुम लोगों ने, तो मैं क्या करूँ। हाँ, हाँ तो ब्रेक, पहले मुझे इक्वेशन बताओ, एफ का इक्वेशन देख करके कैसे ढूंढोगे। अबे नहीं, पहले एफ का इक्वेशन एक्स के टर्म्स में बताओ, एफ एक्स, एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, क्या होगा। वो तो लिमिट्स है। ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को, ग्राफ में ये लाइन क्या है, ये वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है। हाँ, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स ही हो जाएगा ना सीधे सीधे, ओरिजिन से अगर पास कर रहा है तो। और एम की वैल्यू क्या होगी, 5, 10/2, तो 5x। अब इसको इंटीग्रेट करिए, एफ डी एक्स, एफ डी एस इंटीग्रेटेड 0 to 2, that is -2 to 0, 5x dx, that will become 5/2 x square, -2 to 0, that will become 0 minus, क्या हुआ। ठीक है, और 5/2 इंटू 2 2 4, -10 यूनिट्स। हाँ, 10/2 कहाँ गया, 5/2 क्या है ना। लोप हमेशा क्या होता है, y/x, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। ये पॉजिटिव 10 यूनिट्स हो जाए, -10 यूनिट्स।
ठीक है, ये माइनस स्टेट यूनिट और ये प्लस स्टेट। ठीक। कंसिडर अ ब्लॉक कनेक्टेड to a light spring of constant 100 Newton per meter. How the block is displaced? Now the block by applying a constant force F, which gives zero resultant force when a spring is string through, spring is stretched through 10 centimeter. So the force F is such that the resultant becomes zero when the stretching in the spring becomes equal to 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? फोर्स मेरा क्या था? एफ को अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ? ठीक है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 10। एफ विल बी 10 न्यूटन। ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हम्म। यस। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स व्हेन द ब्लॉक अटेन्स इक्विलिब्रियम। हाउ मच वर्क विल बी डन? वो तो फोर्स था ना। वर्क कितना डन किया जाएगा? न्यूट्रल पोजीशन से नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम लेंथ तक जाने के लिए व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन? दैट विल बी क्या क्या? हाँ। हाँ। क्यों? 10 into 0.1 हो सकता है ना। कांस्टेंट फोर्स हम लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट हमने क्रिएट किया 10 सेंटीमीटर का। अच्छा सॉरी, इसमें स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन पूछा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नहीं पूछा। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 10 into 0.1, दैट इज 1 जूल हो जाएगा। ठीक है। नेट वर्क डन बाय द डन ऑन द ब्लॉक व्हेन इट अटेन्स मैक्सिमम स्पीड। खैर ये तो दूसरी चीज हो गई। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स व्हेन द ब्लॉक अटेन्स इक्विलिब्रियम। ब्लॉक जब इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स जो है वो क्या है? एफ डॉट डी एक्स, अपोजिट डायरेक्शन में होगा दोनों,
जीरो से लेकर के 0.1 मीटर तक एक्सपेंशन हो रहा है। F इज इक्वल टू के एक्स 100 into x dx with माइनस साइन इंटीग्रल जीरो से 0.1, that is minus 100 x² by 2, 0 से 0.1, that will be minus 50 into 0.01 minus minus of 50 into 0। ठीक है, ये खत्म हो गया। दिस विल बिकम 0.5 जूल नेगेटिव। इज दैट ओके? क्या? क्या कर रही है फोन में? बहुत पिटने वाली है तू। हम्म। कहाँ बेटा? ठीक है, यहाँ पर मैंने -100 ले लिया। ठीक है, इट शुड बी माइनस एफ एक्चुअली। हाँ हाँ, अग्रीड। एक्सटर्नल फोर्स ये है तो इंटरनल फोर्स विल बी -F। एक्चुअली -F भी नहीं होगा बेटा, यहाँ पर एक्चुअली हमको kx ही लिख लेना चाहिए। दैट विल बी द राइट थिंग। ये F जो है वो कांस्टेंट फोर्स, इट विल बी माइनस kx। दैट शुड बी द राइट वे ऑफ रिप्रेजेंट। नहीं, बट F will not always be equal to kx. During the entire motion from 0 to elongation 0 to इक्विलिब्रियम elongation के बीच में हर पॉइंट पर F will not be equal to kx. It will be only at equilibrium when it will become equal to kx. सेकेंड वाला निकालने की कोशिश करते हैं। सेकेंड वाले में क्या होगा? नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक व्हेन इट अटेन्स मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड ये कब अटेन करेगा? हम्म। नहीं, एफ जो है वो तो हमारा कांस्टेंट है ना। दिस एफ इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, तो 10 न्यूटन अपना वर्कडन कर रहा है। 10 न्यूटन के वर्कडन की वजह से इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होगा एट द सेम टाइम इसका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं इस वाले इक्वेशन में। कंजर्वेटिव को इधर लाएंगे तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव जो है दैट इज माइनस डेल्टा यू। राइट साइड में लाएंगे तो प्लस डेल्टा यू हो जाएगा। तो दैट इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू ये नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल। तो नॉन कंजर्वेटिव कुछ नहीं है, एक्सटर्नल सिर्फ है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन
should be equal to change in मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर दो और चीजें हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारा, एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी है, और दूसरा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। नहीं, डब्ल्यू एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल यहाँ पर क्यों होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से। ठीक है, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस change in potential energy। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सपोज एक्स elongation पे इट इज अटेनिंग मैक्सिमम। ठीक है, तो वर्क डन एक्सटर्नल क्या रहेगा हमारा, 10 into x, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है, ब्लॉक। ठीक है, एक्स पर काइनेटिक एनर्जी उसका हाफ mv², मास दिया नहीं हुआ है ना। वो तो ठीक है, पर यहीं पे करेंगे। डेल्टा यू जो होगा वो हाफ के एक्स होगा यहाँ पर। हाँ, नहीं दिया हुआ है तो माइनस क्यों होगा, प्लस ना, लेफ्ट से राइट, प्लस हाफ इंटू 100 इंटू x²। नहीं दिया, इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या चलो ठीक है। और ये देखो, मैक्सिमम स्पीड होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, राइट ना। दिस इज k will be equal to 10x minus 50x²। ठीक है, दैट यहाँ से आया, हाफ mv² इज k, ये 50 हो गया x², और ये 10x माइनस 50x², ये काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब डीके dx जो है, दिस शुड बी इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 10 minus 100x should be equal to 0, that implies x should be equal to 0.1।
ठीक है, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अब यहाँ पर दूसरी चीज देखनी है कि सेकेंड डेरिवेटिव जो है दैट शुड बी निगेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये है, सेकेंड डेरिवेटिव विल बी -100। ठीक है, दैट इज नेगेटिव ओनली at this value of x, therefore k will be maximum at x is equal to 0.1 meter elongation पे। So net work done on the block when it attains maximum speed, that will be equal to, नेटवर्क डन का मतलब क्या हुआ? सारे फोर्सेस का वर्क डन का बैलेंस। सो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना होगा? पॉजिटिव। और इंटरनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना होगा? निगेटिव। आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल। डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज -0.5 जूल एंड डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होगा? एफ इंटू एस। कॉन्स्टेंट फोर्स है, ये बात समझ में आ रही है? एफ इंटू एस which is equal to -0.5 into, sorry, plus 10 into 0.1, that is, this is 1। हाँ क्या बेटा? हाँ हाँ, तो 10 into 0.1 is 1, राइट ना? हाँ, मैंने टोटल का डायरेक्टली किया। So it will be -0.5 plus 1, that is equal to 0.5, and this should be equal to the change in kinetic energy। इनिशियली लड्डू मास है, सॉरी, इनिशियली लड्डू एनर्जी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी रुका हुआ था। अब उसमें फोर्स अप्लाई चालू किया हमने, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब उसका रहेगा, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा वो 0.5 जूल है। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड का खाली कंडीशन दिया हुआ है। मैक्सिमम स्पीड क्या फाइंड करना है, मतलब क्या होगा, ये नहीं पूछा हुआ है, इसलिए मास की जरूरत थी। ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें एक्चुअली आपको वर्कआउट करना है टू फाइंड द kinetic energy का expression in terms of elongation, and then you have to accordingly work it out to find the net। ठीक है, गुड। तो बेसिकली हम उस इक्वेशन, उस फाइनल इक्वेशन को यूटिलाइज होता हुआ देख पा रहे हैं, राइट? A train is moving with a speed of 90 kilometer per hour. A passenger is inside। कौन गायब हो गया? ऋतु गायब हो गई। A train is moving with a speed of 90 kilometers per hour. A passenger X inside the train displaces his 40 kg luggage slowly on the floor through 1 meter in 10 seconds. Coefficient of friction of the floor of the train is 0.2. Find the work done by this passenger X and the luggage as seen by the fellow passenger Y, a person on the ground। हम्म, तो फेलो पैसेंजर वाई जो है वो एक्स को काम करता हुआ दिखेगा, देखेगा, उसको कितना काम होता हुआ दिखेगा? इसने कितना काम किया? 1 मीटर से 10 सेकेंड में मूव किया। ठीक है,
40 kg का लगेज है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, तो 0.2 इंटू 400 इज 80, 80 न्यूटन फोर्स लगा रहा है एंड डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर। ठीक है, तो फेलो पैसेंजर, वर्क डन बाय पैसेंजर एक्स विल बी इक्वल टू 80 into 1, that is 80 joule. 80 into 1 ना, तो पैसेंजर एक्स का वर्क डन यहाँ पर हो जाएगा 80 जूल। और लगेज, लगेज पर वर्क डन विल बी इक्वल टू, एंड बाय द लगेज इट विल बी सेम। नहीं नहीं, हाँ सेम रहेगा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होएगा। सो ये अगर हम देखो, वर्क डन बाय द पैसेंजर 80 जूल होगा, तो वर्क डन बाय द लगेज जो होगा वो -80 जूल। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? पैसेंजर जितना फोर्स वर्क कर रहा है उसके अपोजिट वर्क करेगा लगेज, तो -80 जूल हो जाएगा। अब अगर पर्सन ऑन द ग्राउंड देखते हैं तो उसको क्या दी? ठीक है, तो योर ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, और उसके डायरेक्शन में थ्रू 1 मीटर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वो मूव किया आपने। ठीक है, 10 सेकेंड में ट्रेन कितना आगे निकल गई रहेगी? ट्रेन कितना आगे निकलेगी? हाँ, हाँ, 36 दूनी 72 प्लस 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। विल बी 25 मीटर पर सेकेंड, तो 250 मीटर ट्रेन आगे बढ़ जाएगी। तो लगेज जो है वो कितना आगे बढ़ गया? 250 + 1, 251 मीटर्स ग्राउंड फ्रेम में। ठीक है, उस पर फोर्स कितना लग रहा है? वर्क डन बाय पैसेंजर एक्स, फोर्स पैसेंजर एक्स लगा रहा है। नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है, सॉरी, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरा, ग्राउंड फ्रेम अभी हो गया है, तो ग्राउंड फ्रेम जो है और उसमें वो ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रही, एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं लगा रहा है, बस खाली मूव कर रहा है। ठीक है, 251 बढ़ा, वो 251 आगे गया, और हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रहेगा वो सेम रहेगा। जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम रहेगा, फोर्स जो वो लगा रहा है वो सेम रहेगा, 80 न्यूटन। सो 80 न्यूटन इंटू 251। ठीक है, सो एक्स जो है कितना वर्क करेगा? 80 into 251, 251 जूल्स। ठीक है, तो हाँ मतलब ठीक है, मल्टीप्लाई मुझे नहीं करना है। 25 बटे 200, वो तो मुझे भी पता है। 2008 इतना जूल्स कर दिया। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू। ओए, क्या हुआ? आंख दर्द कर रहा है? तो फिर अपसेट हो गई है डांट करके? पानी पी ले, नींद आ रही है? क्यों हेड डाउन कर रही है? मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना। क्या वो नहीं समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ तो आ रहे तो फिर क्यों परेशान हो रही है? सब ठीक ठाक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो,
तो पैसेंजर एक्स जो एक्स इज डूइंग दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क व्हेन ही इज सीन बाय अ पर्सन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इसमें भी दो चीजें हो जाएंगी बेटा। वो किस डायरेक्शन में लगेज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, मूवमेंट ऑफ ट्रेन, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन। उसके हिसाब से ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा चेंज कर जाएगा, या तो 251 हो जाएगा या फिर 249 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा वर्क डन चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इसमें नहीं दिया तो हम दोनों सेम डायरेक्शन का ले लिया, मेरी मर्जी। ठीक है। अब लगेज कितना काम करेगा? हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट कर रहा था वर्क, हाँ। 80 करेगा। क्यों? तो रेस्ट ऑफ द वर्क कौन करेगा? ट्रेन करेगा, ऑब्वियसली करेगा। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है। नहीं, -80 है, ऐसा कुछ नहीं है। लगेज पर जो फोर्स लग रहा है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट सेम अमाउंट से हो रहा है। अगर वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा लगेज के केस में जब हम देखेंगे तो। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड भी देखेंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था, क्या परेशान हो? ठीक है, so luggage with respect to ground -20080 joules can be happy। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन निकालते हैं अच्छा सा। तो वी हैव वर्मा जी से एक आध क्वेश्चन निकालते हैं। 12:44 हो गया, जाओ तुम लोग आज के लिए जाओ। अगले दिन कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कल कराऊंगा। क्या क्या? देखो, डाउट्स किसी भी चीज का हो लेते आओ पेपर्स में, मतलब। हाँ ठीक है, कल बता लेंगे। और उसके बाद केमिस्ट्री का डाउट कर लेंगे सेकेंड, एनएलएम के। रुकने के लिए आना, ठीक है, तभी करा पाऊंगा ना सब। तो वर्क पावर एनर्जी की थियरी तो लगभग हमारी खत्म हो गई।